डॉक्टर। चलो निकालो फिर श्लोक 59 का पढ़ो, स्टार्ट करो। पढ़ो पढ़ो, स्टार्ट करो उसको। चार कर्म तक, अग्नि कर्म तक भी हो गया था ना, कृष्ण कर्म चल रहा था। हो पढ़ो कृष्ण कर्म। दूरवातु शुक्लानां कृष्णकर्मं भवेत् तकान् प्रभाविता तत्त्वद्विधा लोके निपये कुम्भे अन्येन निखाय कुम्भं मुखेन गोमयैर्दाहयेत् यः स्नेहश्चवति ग्राहयेच्छंस ग्रामपदग्ध्वा सूक्ष्मचूर्णात् तैलेन नीन संसृष्ट शुक्लम् आलेपयेत् गणं विधानेन सा स्नेहस्तु कारयेत् ये च केचित् फलस्नेहा विधानं तेषु पूर्ववत्। हाँ कृष्ण कर्म। रुक जा, मैं ही बताता हूँ क्या बोल रहे हैं वो। ऐसा कृष्ण कर्म, कहाँ पर कृष्ण कर्म करना है? ऐसे व्रण जो वो दुरूढ़ हो चुके हैं, यानी ठीक प्रकार से नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी ऊपर की त्वचा श्वेत वर्ण की हो गई है, यानी कि जहाँ पर ये स्लब ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, सफ़ेदता ज़्यादा आ रही है, श्वेत वर्ण का हो जा रहा है, तो वहाँ पर आपको कृष्ण कर्म करना हितकर होता है, ऐसे कह रहे हैं। या आपकी स्किन का टोन थोड़ा सा वाइटिश हो गया है, यानी बाकी के स्किन से एक स्कार मार्क अलग ही बन गया है, उसके अंदर आप कृष्ण कर्म कर सकते हो। इसके लिए कल्पना का निर्देश करते हुए कहते हैं कि 1 सप्ताह तक, यानी कि एक कल्प बनाने को बोला है भल्ला तक, जो कि कृष्ण कलर लाने के अंदर बहुत ही अच्छा है, इसलिए उन्होंने बोला है कि भल्ला तक को आपको गोमूत्र में रख कर 7 दिन तक उसको, 1 सप्ताह तक गोमूत्र में रखना है, बाद में अगले 7 दिन तक दूध के अंदर रखना है। ऐसे दूध और गोमूत्र के अंदर अच्छे से भावना देनी है, जो ईशग्नता यानी कि जो विष जो है भल्ला तक के अंदर का, वो पूरा निर्विष हो जाता है और वो अच्छे से कार्य करना लगता है। तब उसमें से निकाल कर बिलवा के 2 टुकड़े करके लोहे के घड़े में रखे। तब पहले से भूमि में गड़े हुए एक घड़े के मुख के साथ बिलावे रखे हुए घड़े का मुख मिलाकर संधि बंधन करे और बिलावे के ऊपर से उपले की आग लगा। इस प्रकार स्नेह नीचे घड़े में आता है, उसे वैद्य सावधानी पूर्वक निकाल दे, यानी कि भल्ला तक का तेल निकालना है आपको। इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है भल्ला तक का तेल निकालो, और बोला इस तेल में ग्राम्य अनुपदेश के पशुओं का खूरा को जलाकर बनाया गया सूक्ष्म चूर्ण इस तेल में मिलाकर शुक्ल व्रण पर लगाए, यानी कि जो व्रण शुक्ल है उसके अंदर आपको ये लगाना है, ये तेल लगाना है, सूक्ष्म चूर्ण कर इस तेल को लगाए। बाद में बोल रहा है भल्ला तक इस विधि से ही साल सारादी गण की औषधियों से भी आप स्नेह बना सकते हो। जैसे भल्ला तक के बनाए वैसे ही साल सारादी गण की भी बना सकते हो। जिनके फूलों से स्नेह निकलता है यथा बेहड़ा का भी आप बना सकते हो, उनमें भी यही भल्लाता वाली विधि ही अपनाई जाती है। हेलो कुमरे, आवाज़ आ रही है ना? हो डॉक्टर। तो पीजी के अंदर यही पूछ लेते हैं कि भाई साहब जो अपना विविधक है वो कृष्ण कर्म के लिए यूज करते हैं क्या? करते डॉक्टर। करते हैं। भल्ला तक तो आपको लॉजिकली याद हो ही जाएगा, पर पूछते हैं कि भाई साहब विविधक का भी आपको यूज करते हैं क्या, और सार सारादिगण भी आप इसमें यूज कर सकते हो। डल्लन जी क्या बोल रहे हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। अब रूढ़ परंतु विकृत व्रण को प्रकृति अर्थात अपने सामान्य अवस्था में लाने के लिए पश्चात कर्म का आरंभ करते हैं। पश्चात कर्म में पहले शुक्ल का कृष्णीकरण किया जाता है, यह दुरूढ़त्वात् इत्यादि से कहते हैं। पहले भल्ला तक को गाय के मूत्र में 7 दिन तक भावना दे, तत्पश्चात गाय के दूध में उसे रखे। यह शीर का स्थापन काल नहीं कहा गया है, इसलिए आगे जो कहा जाएगा यथा रोहिणी फल शीर वासनम, अर्थात रोहिणी के फल को
दूध में रखने की तरह 7 दिन ही दूध में भल्ला तक को रखे, ऐसा उन्होंने बोला है। इस संबंध में भी भल्ला तक का दूसरा प्रयोग कुंभे अन्य अस्मिन से कहते हैं। अन्य अस्मिन कुंभे अर्थात दूसरे कुंभ में जो कि गड्ढे में दबा है, पर भल्ला तक वाले कुंभ का मुंह रख करके बंद कर दे, ताकि दोनों कुंभ एक साथ, ऐसे अपन डबरू यंत्र बनाते हैं ना, वैसे ही उन्होंने बोला है, दोनों कुंभों का मुख एक दूसरे में बन जाए, तब उस कुंभ में निरंतर छिद्रित भाग को बंद कर दे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो ऊपर वाले कुंभ से भल्ला तक गिर जाएगा। ग्राम्य शप यथा अश्व आदि, आनुप शप यथा भैंस आदि शप, खूरों को जलाकर चूर्ण बना लो। और बोल रहे शप अर्थात खूर, भल्ला तक आदि के कृष्णीकरण करने के लिए अन्य भी प्रयोग निर्देश बताए है। पिंडी तक यथा बीबी तक आदि के स्नेह निकालने की वह विधि है जो भल्ला तक के स्नेह निकालने की विधि कही गई है। उन प्रयोग के माध्यम से जो कृष्णीकरण में काम में आते हैं, जैसे ग्राम्य आदि शब्द दाह से बनी भस्म से चूर्ण से मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। बस उन्होंने यही बताया कि जो शुक्ल वर्ण का व्रण है उसको प्रकृतिस्थ करने के लिए आपको कृष्णीकरण करना है। इसको प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा कहाँ पर करना है। तो देखा तो नहीं अभी तक कोई कर रहा है करके, चलो पर याद रखना है इसको पीजी के एग्जाम के तौर तरीके से भी। चलो पढ़ो पांडु कर्म आगे। हेलो, आवाज नहीं आ रही कुमरे? चलो इसको पढ़ लेते हैं पांडु कर्म को। डॉक्टर आवाज देखना जी। हाँ अब आ रहा है आवाज तुम्हारा। हाँ। दूरत्वात् स्नानं पाण्डुकर्मं हितं भवेत्, सप्तरात्रं स्थितं क्षिते चागल्ये रोहिणीफलं, तेन एव पिष्टं लक्षणं प्रवर्णकरं हितम्। भली भांति न भरने के कारण जो व्रण काले हो गए हो उनमें पांडुकर्म हितकर होता है। रोहिणी फल हरित की भेद का को 7 दिन बकरी के दूध में रखकर उसी दूध से बारीक पीस ले, त्वचा के समान वर्ण करने के लिए इसका प्रयोग हितकर है। और हाँ और भी पढ़ लो ना उसको, काशीस मधुप चेव शोधयुक्तम। नवम कपालिका चूर्णम वैदुलम सरलम च काशीसम मधुकम चैव शोधयुक्तम प्रलेपयेत्। कोरे शकोरे के चूर्ण, बेंद की जड़, दाल, काशीस और मुलेठी के चूर्ण में मधु मिलाकर प्रलेप लगावे। आगे वाला पढ़ो डॉक्टर। नहीं ठीक है रहने दो। अब क्या बोल रहे हो? पांडु कर्म के बारे में बोल रहे हैं, जो अच्छे से ये हो गया व्रण के दुरूढ़ अर्थात ठीक प्रकार से न भरने के कारण ऊपर की अगर त्वचा कृष्ण वर्ण की हो गई है तो पांडु कर्म करना हितकर होता है। मे भी इसको अब ये कन्फ्यूजन है कि ये व्रण के अंदर का व्रण को ही कृष्ण बोल रहा है या कि व्रण भरने के बाद में जो स्कार मार्क होता है उसके लिए बोल रहा है। ये थोड़ी सी एक सोचने वाली बात है कि ये कहना क्या चाहते हैं कि कहाँ पर कृष्ण कर्म पांडु कर्म करना चाहिए, पर जहाँ पर एक काला सा स्कार मार्क बन जाता है वहाँ पर आप पांडु कर्म कर सकते हो। ये भी आप सोच सकते हो, करना चाहिए। करा तो नहीं पर एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो पता चलेगा। वही कल्प याद रखने चाहिए, इम्पोर्टेंट है कल्प। नहीं तो सब कुछ याद होता है पांडु कर्म कृष्ण कर्म, पर कल्प कौन सी यूज कर रहे हैं वो उसके लिए। चलो पढ़ते क्या बोल रहे वो। ऊपर की त्वचा कृष्ण वर्ण की हो जाए तो पांडु कर्म करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। इसी कल्पना का निर्देश करते हुए बोलते यहाँ पर कौन सी यूज किया है? कटु रोहिणी कुमरे, ये याद रखना। छागले रोहिणी फलम और क्या बोल रहे हैं? सॉरी रोहिणी मतलब ये हरित की लिए, यहाँ पर कटु रोहिणी नहीं ली, रोहिणी हरित की लिए है। हरित की इम्पोर्टेंट याद रखना कि पांडु कर्म उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर यूज करी है। उन्होंने बोला है कि हरितकी को 7 रात्रि तक किसके दूध की भावना दे? बकरी की दूध की। हाँ बकरी के दूध में डुबो कर रखे से बोल रहे हैं। तब 7 दिन के बाद उसी दूध से उसे पीस लो, अच्छे से पीस लो बोल रहे हैं। इसका त्वचा पर लेप करने पर व्रण की त्वचा
का वर्ण सामान्य त्वचा के बराबर करने में उत्तम होता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। एक दो पेशेंट आते हैं तो एक आप स्कार मार्क के लिए इसको यूज़ करके देखना चाहिए। सिंपल हरतकी लो, बकरी का दूध लो, उसके अंदर रख दो। बकरी का दूध ही क्यों लेना चाहिए, उसका भी कारण ढूंढना चाहिए। बकरी के दूध में ही क्यों बोली, पीछे ये गोदुग्ध गोमूत्र बोला था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं हाँ, इसको याद रखना, हरतकी और सागली रोहिणी फलम, ये इंपॉर्टेंट है। सप्तरात्रम स्थितम क्षीरम सागली रोहिणी फलम। नए कपालिका का चूर्ण अर्थात नए ठिकरे का चूर्ण, बेत का मूल, सर्जरस, कासिस, मधु यष्टि, इनके बारीक चूर्णों को मिलाकर मधु के साथ लेप भी आप कर सकते हो। अथवा आप केत के अंदर से गुदा निकालकर केत में बकरे का मूत्र भर दे। इसी मूत्र में कासिस, गोरोचन, तुत्य, हरताल, मनशिला, आर्सेनिक के कल्पे बोले इन्होंने, बांस के छिलकों का बारीक चूर्ण, पनवाड़ तथा रसांजन भी मिला दे। तब इस केत को 1 माह तक अर्जुन वृक्ष की जड़ में गाड़ दे। बोल रही है 1 माह के बाद निकालने पर केत के अंदर से निकले लेप को 1 माह से अधिक समय तक त्वचा के कृष्ण भाग पर प्रलेप करे, इससे लाभ होता है। यानी कम से कम इन्होंने बोला है या आप हरितकी का करो या नीचे वाला बड़े से कल्प का करो तो 1 मन तक बोला है। पांडुकर्म कितने दिन तक करना है कुमरे? सप्तरात्र। नहीं, पांडुकर्म कितने दिन तक करना है बेटा? वो तो सप्तरात्रि तक भावना हो गई। 1 महीने तक यही क्वेश्चन पूछ लेते और इसको याद रखना। डल्हन जी क्या बोल रहे हैं वो पढ़ लेते। अब व्रणों का कृष्ण कर्म करने के बाद में पांडुकर्म के द्वारा सवर्णीकरण दृढ़त्वाद से निर्देश करते हैं। गैदास के अनुसार छागली के स्थान पर बारकरे पाठ भी करते। बारकर शब्द कैसे बना? बरकरी, बकरी अर्थात तरुण, छागी अर्थात जवान बकरी, तस्य इदम बारकरम अर्थात उसका जो कुछ भी है, यथा दूध, मांस, मूत्र सभी बारकर कहलाता है। अन्य आचार्य तो जिसका बच्चा बड़ा हो गया हो उसके दूध अथवा वश्कयनी का दूध अर्थात जिसका बछड़ा 1 वर्ष का हो गया हो उसका दूध बारकर कहलाता है, ऐसे कह रहे हैं। इसमें शास्त्र अथवा लोक की प्रसिद्धि की बात नहीं है, केवल व्याख्या के अनुसार यह अन्य आचार्य का मत है। रोहिणी फल अर्थात हरितकी का एक भेद, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। वो रोहिणी अलग अलग बताई है ना उन्होंने हरितकी की। अपन मार्केट से उठा लेंगे कोई भी हरितकी का, रिजल्ट आने में थोड़ी संभावना तो रहती है, पर आपको रोहिणी का फल ही मिलना चाहिए। हरितकी का जो भेद है वो बाद में बोल रहे अन्य आचार्य इसे कटुतुंबी का फल भी कहते हैं। यानी रोहिणी से आप कटुतुंबी का फल भी ले सकते हैं। सर डल्लन जी बोल रहे कटुका, इसका दूसरा पाठ इससे सिद्ध किया हुआ है। दूध का प्रलेप करने से सवर्णीकरण में हितकर होता है, ऐसा भी बोल रहे हैं। दूसरा प्रयोग नवम इत्यादि से कहते हैं। कपालिका अर्थात टूटे हुए नए घड़े के खप्पर का चूर्ण, अभी अभी अवा से निकली गई कपालिका का चूर्ण लेना चाहिए। अन्य आचार्य तो नव प्रलेपनम पाठ भी मानते हैं, अर्थात कपालिका अर्थात सराव अर्थात करपरिका उसका नवीन चूर्ण, विपुल अर्थात वेतस का मूल वेतुल, ये मुझे भी नहीं पता ये पेड़ भी कहते हैं। सर्ज वृक्ष के मूल को मिलाकर चूर्ण बनाकर मधु के साथ लेप करे। एक अन्य योग का निर्देश करते हैं। केत से निकला गया मांस अर्थात उसकी गिरी को निकाल कर अंदर का जो ये होता है कोर भाग उसको बोल रहे हैं। बकरी के मूत्र से तथा कासिस से केता को भर दे। वेणु अर्थात बांस को छील कर उसकी त्वचा ले। अर्जुन अर्थात कुंभ, इसको 1 माह तक भूमि में नीचे रखे तब निकाल कर आलेपन करे, ऐसा ये बोल रहे हैं। वही स्कार मार्क के लिए में भी ये बोल रहे होंगे, उसके अंदर अपन कर सकते हैं। चलो पढ़ लो आगे, क्या पढ़ लो प्रतिसार। यहाँ मासाद ऊर्ध्व मतलब 1 मास से अधिक समय तक हाँ बोला है। 1 मास तक बोल रहे हो। 1 मास से अधिक ऐसा बोल रहे हैं। 1 मास के अधिक तक भी आप कर सकते हो, पर वो बोल रहे कम नहीं करना है। 1 मास के अधिक तक टाइम लग सकता है इसको। चलो आगे बढ़ लो। कुक्कुट अंड कपालानि कथकम मधुकम समम तथा समुद्र मंत्री मणिचूर्णम च दापयेत्। गुटिका मूत्रपिष्टास्तां
व्रणानां प्रतिसारणम, मुर्गी के अंडे का छिलका, निर्मली, मुलेठी, समुद्र मंडूकी मतलब मुक्ता शुक्ति और मणिचूर्ण स्फटिक को समान भाग में ले गोमूत्र के साथ पीसकर गोली बनावे। इस गोली के प्रतिसारण कर्म करे। प्रतिसारण के लिए बोले इन प्रयोग के करने से यदि कहीं काला रह जाए, सफेद रह जाए तो एक समान वर्ण करने के लिए कुकुट अंडे इत्यादि से निर्देश करते हैं। यानी कि ये जो प्रतिसारण जो प्रयोग है वो भी पांडु कर्म के लिए ही बताया गया है। यानी कि ये जो पांडु कर्म के लिए बताया गया, तो उन्होंने बोला है कि वैसा मुर्गी के अंडे की छिलकी का कुकुट अंडे तो भस्मा बना लो, उसके अंदर आपको डालना है कतक डालना है, मधुक डालना है, यष्टि मधु, समुद्र मंडू की यानी कि जल शुक्ति डालने की बोली, और एक मणि चूर्ण शायद मुक्तिक होगा ये, मुक्ता शुक्ति बोली है, ऐसे डालकर उसकी गोली बनाकर प्रतिसारण करने के लिए बोला है। डल्लन जी वही बोल रहे हैं एक समान वर्ण करने के लिए कुकुट अंडे इत्यादि से निर्देश करते हैं। समुद्र मंड की जल शक्ति, मणि चूर्ण अर्थात स्फटिक आदि चूर्ण के आदि की चूर्ण बोल रहे हैं। श्री ब्रह्मदेव जी ने समुद्र मंडुकी को मुक्ता शक्ति भी कहते हैं। जज्जटाचार्य ने छेद्य रोग प्रतिषेध अध्याय में मणि चूर्ण को मौक्तिक चूर्ण कहा गया है। मौक्तिक ले सकते हैं आप मणि से। प्रतिसरण अर्थात घर्षण करना चाहिए, इसका कर्म सवर्ण करना है। यानी भाई साहब ये जो वर्ण है स्कार मार्क को भरने के लिए या सवर्णीकरण करने के लिए ये चिकित्सा बताई, जो कि एक अच्छे से आप स्किन को अच्छे से करने के लिए आप बोल सकते हो। कृष्ण कर्म एवं पांडु कर्म इन दोनों से इसका यह अंतर है, यह दूसरा उपक्रम नहीं है, यह शुक्ल कर्म एवं कृष्ण कर्म का शेष कर्म ही है, इसलिए इससे संख्या की अधिकता नहीं होती है, ऐसे बोल रहे हैं। अगर किसी ने पूछ लिया ना, शायद एक इसका आ रहा था ना, तो प्रतिसारण जो है ना कुमरे, वो कृष्ण कर्म का ही एक पांडु कर्म का ही भाग है, तो उसको अलग से काउंट नहीं करना, ऐसे बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। रोम संजनन अस्त्यंत वशीकृत्वा मुख्यं च एव रसाञ्जनं रोमान्य एतेन जायन्ते लेपात् पानी तलेषु अपि। हाथी दांत को जलाकर चूर्ण करके उत्तम रसों में बकरी के दूध के साथ मिलाकर लेप करने से हथेली और तलवे में भी बाल उत्पन्न होते हैं। चतुष्पादानां त्वग रोम खुर शृंग अस्ति भस्मना तैलाक्तां चूर्णिता भूमिर भवेद द्रोमवती पुनः। चौपायो पशुओं की त्वचा, बाल, खूर, सींग और हड्डी की भस्म को तेल उते हुए भाग पर से पुनः रोम उत्पन्न हो जाते हैं। काशिसम उत्तमालस्य फलवांश्च एव संहरेत कपित्त रसपिष्टानि रोम संजननम। काशिस और करंज के पत्तों को गेंद के रस से पीसकर किया गया लेप बाल उत्पन्न करने के लिए उत्तम प्रयोग है। यानी कि जहाँ पर व्रण आपका पूरा हील हो गया, पर वहाँ पर अगर हेयर्स नहीं है तो वहाँ पर उसके लिए वो बोल रहे हैं कि भाई हेयर ग्रोथ के लिए अपन क्या क्या दे सकते हैं। एक हस्तदंत मशी बहुत फेमस है, पर ये मिलती नहीं है क्योंकि वो बैन है, इसलिए अपन बना भी नहीं सकते उसको। यहाँ पर और बोल रहे कि हस्तदंती मशी और मशी बनाए और उसके अंदर रसांजन और बकरी का दूध मिलाकर अच्छे से लेप करें। इस लेप से यानी वही बोला है कि पानी तलेशु अपी रोम, यानी कि हाथ पैर के तलवे में भी बाल आ जाते, तो जहाँ पर व्रण है तो वहाँ पर क्यों नहीं आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये प्रयोग नहीं कर सकते अपन, पर ये प्रयोग तो 100% कर सकते हैं। चतुष्पद अथवा 4 पैर वाले जानवरों की त्वचा, बाल, खूर, सिंह, अस्थि का भस्म बनाकर चूर्ण कर ले। जिस स्थान पर बाल न हो वह पहले तेल लगाए, तेल लगा तब यह चूर्ण का डाले, इससे वह दोबारा नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम बकरी का जो नॉनवेज खाने वाले आदमी हैं उनसे इनकी अस्थियाँ आप मांग सकते हो, हड्डियाँ मांग सकते हो। फिर ये बाल, खूर, त्वचा सब कुछ इधर मिल जाता है शॉप के अंदर, तो आप बकरे का ही चतुष्पद का यह एक बढ़िया सा आप भस्म बना सकते हो और तेल लगाकर अच्छे से, जहाँ पर बाल नहीं है
में भी ऐसा लगता है कि ये खालित्य पालित्य के अंदर भी यूज करना चाहिए। खालित्य के अंदर सिर के ऊपर भी बाल उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। आगे और एक प्रयोग बता रहे, बोल रहे काशीस करंज के कोमल पत्तों को कपित्त के रस में पीस ले, इसका लेप को बाल रहित स्थान पर लगाने से बाल उत्पन्न हो जाते। ये भी देखो काशीस भस्म मार्केट में मिल जाता है। करंज के कोमल पत्ते, इम्पोर्टेंट है कि पत्ते का यूज किया है और कपित्त का रस का यूज किया है। बहुत ही सिंपल प्रयोग है, ये भी अपन बाल उत्पन्न करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपली बताया काशीस का भस्म मिल जाए, ऊपर तो भी आपको भस्म बनाना पड़ेगा, पर ये काशीस भस्म इजीली मिल जाएगा, करंज के पत्ते भी मिल जाएंगे और कपित्त का रस भी मिल जाएगा। तो ये आप आखिर वाला प्रयोग अच्छे से प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अब ये डल्लन जी क्या गए है पढ़ते हैं, अस्थिदंत इत्यादि से रोम संजनन के संबंध में कहते हैं मुख्य अर्थात श्रेष्ठ। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि हाथी दंत की मसी को रसांजन के साथ मिलाकर लेप करना चाहिए। यहाँ पर अजाशीर सहित यह वाक्य शेष है। पानी तल अर्थात हाथ के तलवे, यह योग बहुत बार प्रयोग करके देखा गया है कि जहाँ केश शांत हो गए हो वहाँ लगाने पर सफलता और बाल उग आते हैं। चतुष्पादानाम अर्थात घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी आदि उनकी त्वचा, रोम, फूल, सिंग, अस्थि के भस्म का चूर्ण में तेल मिलाकर पुनः चूर्णित करे, तब इसका प्रयोग करने से वह भूमि त्वचा का वह प्रदेश जहाँ बाल नहीं है रोमवती हो जाएगी, अर्थात बाल निकल आएंगे, ऐसा कह रहे। काशित इत्यादि से एक और प्रयोग लिखते हैं, नक्तमाल अर्थात करंज के कोमल पत्ते काशिस को कपित्त के रस में पीस कर लगाने से रोम हो जाते हैं, ऐसा बढ़िया उन्होंने बताया गया। चलो आगे का पढ़ लो। लोमा परम रोमा किरणो व्रणो यस्तु न सम्यक उपरोहति चूरकर्तरिस तदंशस्य रोमानि निर्हरे। लोम अपहरण बालों से भरा होने के कारण जो व्रण भली भांति न भरता हो, व्रण के बालों को कैंची तथा तदंश से निकाल देना चाहिए। शंख चूर्णस्य भागो दो हरितालम भागिकम तुक्तेन सह पिष्टानि लोमशातनम उत्तम। शंख का चूर्ण 2 भाग और हरिताल 1 भाग को शुक्त के साथ पीसकर लेप लगाने वाले बालों को गिराने के लिए उत्तम प्रयोग है। तैन भल्ला तक स्यात् नुहि क्षीरम तथैव च प्रगृह्य एक अत्र मतिमान रोमशातनम उत्तमम। बुद्धिमान वैद्य भिलावा के तेल और तुहर के दूध को एकत्र मिलाकर बालों को गिराने के लिए प्रयोग करे। कदली दीर्घ वृत्ताभ्याम भस्मालम लवणम शमी बीजम शीत उपपिष्टम वा चोमशातनम आचरेत। केला और अरुल की भस्म, हरिताल, सेंधा नमक और शमी के बीज के शीतल जल से पीसकर बालों को गिराने के लिए उपयोग करना चाहिए। आगार गोहिका पुच्छम रंभा अलम बीज मैंगुदम दग्ध्वा तद भस्मम तैल अंबु सूर्य पक्वम कचांतकृत। आगार गोधिका की पूंज, केला, हरिताल और इंगुदी बीज को जलाकर बनाई गई भस्म में तेल तथा जल मिलाकर धूप में पकाया जाए। यह रोमनाशक योग है। देखो कितना बढ़िया बताया है। वैक्सिंग करने के लिए जैसे लड़कियाँ अलग अलग तरह की यूज़ करती है, यहाँ पर भी तुम अच्छे से क्रीम बना सकते हो कुमरे बाल का शातन करने के लिए, और बहुत लोग बनाते भी हैं, बनाई भी होगी शायद मार्केट में। बहुत द्रव्य गुण शास्त्र में ऐसे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। अब बता रहे हैं कि कल्प याद रखो, क्या बोल रहे हैं वो, ऐसे व्रण को जो ठीक प्रकार से नहीं भर रहे, अगर उसमें अधिक बाल उत्पन्न हो रहे, जैसे बटक सृजन में आपको मिल जाते हैं, उन बालों को शूर केची करतरी से काट देना चाहिए, अथवा सदस्य यंत्र से पकड़कर आप निर्हरण भी कर सकते हो। आगे बोल रहे हैं कि अगर इससे नहीं हो रहा है तो बोल रहे हैं कि आपको एक क्रीम भी बना सकते हो आप, जिसमें शंख चूर्ण 2 भाग डालो। ये इम्पोर्टेंट है घूम रहे, ये पूछ लेते हैं कि भाई सब शंख चूर्ण डाला है तो कितना डाला है। यहाँ पर शंख भस्म डाला है 2 भाग, और हरिताल जैसा
टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, इसलिए वो एक ही भाग डाला है, यह याद रख लेना। 2:1 इसका रेशो है। को शुक्त के साथ पीस कर लेप बना ले, यह लेप लोम शातन बालों को हटाने के लिए बढ़िया है। दोनों क्षार है तो ऑब्वियसली ये बालों को जला ही देंगे, ऐसा बढ़िया ये प्रयोग है। आगे बोल रहे भल्ला तक, जो बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण है, और इसको बोल रहे भल्ला तक और स्नोही शीर मिक्स करो और अच्छे से, इससे भी बाल गिर जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए भल्ला तक और स्नोही का उपयोग। आगे बोल रहे बालों को गिराने के लिए, और ये एक और बोल रहे कि कदली एवं दीर्घवृत्तानाम भस्मालम लवणम शमी, अरलू को जलाकर बनाई गई भस्म, हरिताल, सेंधा नमक एवं शमी के बीज को शीतल जल में पीसकर लगाना चाहिए। ये जो शमी बताई है कुमरे, ये चरक, अगर आप अन्नपान विधि में जाओगे ना, शमी को केशक ने भी बोला है, यानी केश का नाश करने वाली, ऐसा चरक ने भी बोला है, और सुश्रुत ने भी वही उसका प्रयोग बता दिया अच्छे से कैसा करना है। तो शमी क्या है डॉक्टर, इससे शमी के बीज बोल रहे हैं? हाँ, शमी मुझे भी पता नहीं, पेड़ है शायद उसका शमी का, ये यूज़ नहीं करते ज़्यादा, कुछ इसका बारे में पता नहीं। आगर गोदिका मतलब अपनी छिपकली जो है उसकी पूछ जो कट जाती है उसको ले। बाद में बोल रहे हैं कि रंबा फल मतलब केला है यहाँ पर। फिर हरिताल भी बोल रहे हैं, हिंगुदी के बीज जलाकर इनका भस्म कर ले और तेल पानी में मिलाकर धूप में गर्म करके लगाने से बाल गिर जाते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। डल्लन जी क्या बोल रहे हैं, एक बार पढ़ते हैं। रोमा किरण इत्यादि से रोम शातन के संबंध में कहते हैं। कर्तरी अर्थात जो शस्त्र मोच आदि के काटने में काम आता है वो। संदंश अर्थात नाक के लोमों का अपहरण करने वाला यंत्र। यह लोक में नासा वोटिका या नासा छोटिका नाम से प्रसिद्ध है। औषधि के द्वारा लोम शातन को तेल इत्यादि से कहते हैं। दीर्घ वृंत अर्थात शोनाक, दीर्घ वृंत ये शोनक का पर्याय है। आल अर्थात हरिताल। शमे बीज जो कि पुस्तक में एक पद में शमे तथा दूसरे पद में अंकित है, परंतु शमे बीज एक ही पद है। उसके लाल फल का प्रलेप करने पर अथवा खाने पर वह केशग्नि होती है। देखो यहाँ पर भी डल्लन जी भी केशग्नि बोल रहे वो। उसके लाल फल का अगर प्रलेप करोगे तुम, सिंगल ड्रग भी बोल रहे, अगर आप खा भी दोगे ना तब भी वो केशग्नि होती है, ऐसे वृद्ध वैद्य कहते हैं। शमी बीज को शीतल जल में पीस कर प्रयोग करे, ऐसा बोल रहे हैं। आगर गोदिका मतलब छिपकली, इसे लोग में ब्राह्मणी नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी कि संस्कृत में ब्राह्मणी नाम से भी बोलते होंगे उनको। उसकी पूछ लेनी चाहिए। रंभा और कदली अर्थात केला। आल मतलब हरिताल। इंगुदी वृक्ष का बीज। कंचांतकृत अर्थात केशों का विनाश करने वाला। गैदाचार्य तेल भल्ला तक से इत्यादि से सभी का अर्थात वहाँ से लेकर अंत तक का पाठांतर कौशातिकी भी इत्यादि से वह अभाव के कारण नहीं लिखा गया है, ऐसे कह रहे हैं। वही ये अच्छे से, वो जो पहला वाला जो प्रयोग है वो बहुत सिंपल है। शंख भस्म तो में मिल जाएगा, हरताल भस्म मिल जाएगा, बस शुक्त आपको लेना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा शुक्त से, और इसकी अच्छे से क्रीम बना और लगा कर देखो। लगाना चाहते हो तो बढ़िया क्रीम बन सकती है। चलो पढ़ लो आगे का, स्पष्टीकरण में पढ़ लो, छोटे छोटे ये। वात दुष्टु गणो यस्तु वृक्षस्य अत्यर्थ वेदना अद काय विशेषेण तत्र बस्ती विधीयते। वायु से दूषित वृक्ष और तीव्र वेदना वाले तथा विशेषकर शरीर के अधोभाग में स्थित गुणों में बस्ती कर्म करना चाहिए। बस ये उधर अपने जो है ना अत्यर्थ वेदना वाला, उसके अंदर डाल दो, लिख लो ये कॉमन पॉइंट्स के अंदर, बाद में भूल जाते हो गुमरे, लिखना होता नहीं है। अभी क्या अभी प्रिपेयर करते जाओ। ऐसे बड़े बड़े जो चैप्टर होते हैं ना, इनको धीरे धीरे करना होता है पेपर। जैसे अरक का 20 अध्याय बहुत बड़ा है, प्रीमरिमियम भी बहुत बड़ा है,
इसको कभी कभी 4-5 दिन लग जाते हैं एक एक अध्याय को पढ़ने के लिए, पर आराम से पढ़ना चाहिए, तभी जाके वो रिटेन होते हैं, नहीं तो एक दिन में पढ़कर भूल जाते हैं अपन। इसलिए इसको और धीरे धीरे कॉमन पॉइंट भी साथ में ही निकाला करो, एक साथ ही प्रिपेयर किया करो मैक्सिमम पॉइंट। अब देखो बस्ती कर्म उन्होंने बना बस्ती वाद शामक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज करने लायक है, जो अपन करते नहीं। ये व्रण के अंदर बस्ती, रेक्टम के अंदर तेल डालने से क्या ही हो जाएगा, और बहुत कुछ हो जाएगा। अपने सिद्धांत तो थोड़े अलग है, तो बोल रहे हैं यानी कि जो वातज व्रण अगर है, पेन अगर व्रण के अंदर हो रहा है, जैसे आर्ट्रियल अल्सर के अंदर पेन ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर आप बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। और मेन बोल रहे हैं अगर अधकाय विशेषण, अगर दोनों पैर के अंदर या पैर के अंदर व्रण अगर हो, तो आपको बस्ती देनी ही देनी है, ऐसा सुश्रुत जी खुद कह रहे हैं। वही बोल रहे डल्लन जी की यहाँ पर आप निर्वाह स्नेहिक बस्ती का ग्रहण करना चाहिए, इसे बोल रहे हैं। चलो वृक्ष अत्यर्थ वेदना वाले व्रण में आपको देना चाहिए। चलो उत्तर बस्ती पढ़ लो। मूत्राघाते मूत्रदोषे शुक्रदोषे अश्मरि व्रणे तथैवार्थौ दोषे च बस्तिरपि उत्तरोहित। मूत्राघात, मूत्रदोष, शुक्रदोष और अश्मरिजन्य व्रण तथा आर्तव दोष में उत्तर बस्ती हितकर होती है। यहाँ पर डायरेक्टली श्लोक के अंदर मूत्र कृच्छ यह शब्द ना आकर मूत्र दोष आया है। कभी कभी ऐसा कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई मूत्र कृच्छ में सुश्रुत ने षष्ठी क्रिया में उत्तर बस्ती बताई है क्या, तो नहीं बताई है। मूत्र दोष ऐसा उन्होंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम उन्होंने बोल दिया, मूत्राघात तो बोल दिया, पर मूत्र कृच्छ नहीं बोला है, उसको ध्यान में रखना। बस वही बोले कि भाई सब ऑब्वियसली अगर मूत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है अच्छे से, मूत्र का दोष है, तो आपको उत्तर बस्ती स्थानिक स्नेहन स्वेदन के लिए देनी है। शुक्र दोष के अंदर भी अपन उत्तर बस्तियाँ देते हैं, अश्मरी और व्रण के अंदर भी आपको उत्तर बस्ती देना चाहिए, ऐसे बोल रहे। आर्तो दोष के अंदर भी अपन उत्तर बस्ती दे ही देते हैं, तो बढ़िया इफेक्ट आता है। इनफर्टिलिटी के अंदर बहुत यूज करते हैं अपन। आगे पढ़ लो, बंद पढ़ लो। यस्मात् शुद्ध्यन्ति बन्धेन वृणो याति च मार्दवम् रोहित्यपि च विशंक तस्माद् बंधो विधीयते। पट्टी बांधने से व्रण शुद्ध होता है, उसमें मृदुता आती है तथा निशंक रूपे भरता है, अतः व्रण में पट्टी बांधनी चाहिए। बस वही है, सेम टू सेम, इसमें कुछ बताने की कोई ऐसी नई बात नहीं है। बाकी पत्रदान से अपन कर लेंगे बेटा, ठीक है। तुम्हारे कोई क्वेश्चन तो नहीं है?